जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका आर्मी जीडी के पिछली साल जो क्वेश्चन जैसे पूछे गए वो सारे दोस्तों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी ये मान चलो जितने भी आपके इंपोर्टेंट एआरओ हैं और जो क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं कुछ पॉइंट और आपको बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया हुआ है तो और हमसे क्या क्या चीजें हमारे पेपर में और पूछी जा सकती है, वो सारे पॉइंट भी दोस्तों मैं आपको नोट कराऊंगा। सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था नागपुर एआर में, दोस्तों यहाँ पे जैसा आपका पेपर आए सेम वैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, साइंस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो आपका जीके होता है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हमारा मैथ आएगा, फिर रीजनिंग आएगा। यानी जैसे पेपर क्वेश्चन पूछे गए सारे एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है। जहां पे ये चार ऑप्शन आपके दिए गए थे जब आपका ये नागपुर एआरओ में क्वेश्चन वहां पूछा गया था, तो अगर आपके एग्जाम में ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता आपको इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताना है, ये आप बताओगे औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको यहां बता देना है। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा पिछली साल कई सारे क्वेश्चन में ये आपका पूछा गया था। जैसे एक ये पूछ लिया गया कि अगर ये बताओ जो आपका टमाटर होता है, टमाटर का दोस्तों जो आपका लाल रंग होता है, लाल रंग, इसका कारण दोस्तों क्या आपका होता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पिछली साल वहां पूछे गए थे। तो ये सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूं, सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट जरूर करिएगा। यह भी दोस्तों एक चीज आपसे ये पूछी जाती है, जैसे जो आपका मूली होती है, क्या मूली, अब ये बताओ जो आपका मूली का तीखापन होता है, मूली का तीखापन होता है, इसका कारण क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे एक दोस्तों ये आपसे पूछा जाता है जो आप मिर्च होती है, क्या मिर्च, मिर्च में दोस्तों जो आपका चरपराहट होती, चरपराहट होती, इसका दोस्तों रीजन क्या वहां पे होता है। या फिर दोस्तों एक आपका जैसे खीरा होता है, क्या होता है, खीरे होते हैं, खीरे में ये बताओ जो कड़वाहट होती है, खीरे में दोस्तों जो आपकी कड़वाहट होती है, इसका रीजन क्या वहां पे होता है। या फिर दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछा गया जो आपका करेला होता है, क्या पूछा गया, अगर कभी आ गया करेले में, अगर करेले में कड़वाहट क्या रीजन होता है। ऐसे क्वेश्चन कई सारे हमारे पेपर पूछे गए, ये सारे पॉइंट आप नोट करना। अगर पता अच्छी बात है, ना पता नोट जरूर कर लेना। तो टमाटर दोस्तों जो आपका लाल रंग होता है ये किसकी वजह से होता है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लाइकोपीन, किसकी वजह से होगा दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करिएगा, लाइकोपिन। अब मूली का दोस्तों जो तीखापन होता है इसका रीजन दोस्तों यहाँ पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनेट, ये चीज यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर लेना। और मिर्च में दोस्तों जो आपकी चरपराहट होती है इसका रीजन क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखोगे, सीधा सीधा कैप्साइसिन, कैप्साइसिन, ये दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लेना। और खीरे में दोस्तों कड़वाहट होती इसका रीजन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या नोट करोगे, कुकर विटेसिन, विटेसिन, ये दोस्तों यहाँ पे नाम नोट कर दो। ये सारे नाम जरूर नोट करना है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब करेले में दोस्तों जब कड़वाहट होती इसका कारण दोस्तों क्या नोट करो यहाँ पे, ट्राइट्रन पॉइंट, ये दोस्तों पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, एक बार ये सारे पॉइंट नोट करना और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। और दोस्तों साइंस में एक क्वेश्चन ये पूछा गया, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में कौन सी तकनीकी का यूज वहां पे करता है। और जहां पे ये चार ऑप्शन आपके दिए गए थे जो कि आपका दानापुर जिडारो आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो अगर ये कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे आप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे याद करना, आप देखा होगा कई सारी क्रांतियां भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पिछली बार पूछी गई थी। जैसे अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया कि हमें एक ये चीज बताओ जो आपकी श्वेत क्रांति होती है, श्वेत क्रांति होती है, इसका संबंध दोस्तों किससे आपका हो जाता है। ऐसे ही आपको जो नीली क्रांति दोस्तों होती है, क्या नीली क्रांति, इसका संबंध किससे है। ऐसे सेम दोस्तों जो आपकी पीली क्रांति होती है इसका संबंध दोस्तों किससे आपका है। एक ये बताओ जो आपकी लाल क्रांति होती है इसका संबंध किससे। ऐसे क्वेश्चन आपने देखा हो कई सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे गए थे। तो कभी अगर श्वेत क्रांति पूछे जाएगा तो आप क्या बताओगे, ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। नीली क्रांति का दोस्तों आपसे कभी अगर पूछा गया आप बताओगे मत्स्य पालन संबंधित हो जाएगा।
पीली क्रांति दोस्तों आपका किससे संबंधित हो जाएगा, आप बताओगे ये तिलहन से संबंधित हो जाएगा। और लाल क्रांति दोस्तों किससे संबंधित होगा, एक टमाटर लिख लेना और एक लिख लेना मांस, इससे संबंधित दोस्तों आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे नोट करना आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, मछली के लीवर में ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है, जो आपका मछली का लीवर में कौन सा ऑयल जो होता है ये प्रचुर मात्रा में आपका होता है, बताओ। विटामिन ए होगा, विटामिन ए और डी होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक विटामिन जो वर्ड दिया गया है ना विटामिन, इससे भी कई सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में यहां पूछे जाते हैं। फिलहाल दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी, आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और दोस्तों विटामिन से कई सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन और सारे पूछे जाते हैं। जैसे एक तो आप सीधा सीधा यही पूछेगा, एक हमें ये बताओ विटामिन की खोज कब की गई और किसने इसकी खोज की थी। तो आप क्या बताओगे, इसकी खोज दोस्तों आपका 1911 ईस्वी में किसने की थी, फंक ने। किसने की थी, वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, फंक ने 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज वहां पे की थी। और दोस्तों एक चीज ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे एक आपसे ये पूछा जाता है कि जल में घुलनशील, एक हमें ये बताओ जल में घुलनशील विटामिन आपके कौन कौन से हैं, और एक दोस्तों आप ये बता देना वसा में घुलनशील विटामिन आपके कौन कौन से हैं। ये चीजें भी आपके पेपर में सीधा सीधा वहां पूछा जाएगा। तो कभी अगर जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया, क्या नाम बताओगे, यहाँ पे हो जाएगा विटामिन बी, और विटामिन सी जो होता है ये आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है। और वसा में दोस्तों कभी अगर आपसे पूछा गया क्या बताओगे, वसा में होगा विटामिन ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा और केवल, ये सारे विटामिन दोस्तों आपके वसा में घुलनशील आपके विटामिन ये हो जाते हैं। तो विटामिन के बारे में ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, जहां अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। एक सवाल में ये पूछा गया, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। आपका जो ओपेरिन का सिद्धांत है ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन आपके पेपर में दिया गया था जब ये आपके नागपुर एआरओ में आर्मी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे, रासायनिक विकास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अगर कभी ये पूछा गया आधुनिक, ये पॉइंट नोट करना, अगर पता है बहुत अच्छी बात है, आधुनिक वर्गीकरण, अगर ये कभी आपसे पूछा गया आधुनिक वर्गीकरण, बताओ आधुनिक वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण का बताओ पिता किसे कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो वैज्ञानिक का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या बताओगे, लीनियस को कहा जाएगा। किसको, लीनियस को कहा जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया आनुवांशिकी का, अगर आपसे कभी ये पूछा गया आनुवांशिकी का जनक, अगर कभी आपसे पूछा गया आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो किसका नाम बताओगे, तो आप नाम बताओगे मेंडल का। किसका नाम बताओगे, मेंडल का नाम बताओगे। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट आपको ये आता है, कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपकी द्विनाम पद्धति है, क्या पूछा गया, जो आपकी द्विनाम पद्धति, इसके जनक कौन हो जाएंगे दोस्तों, इसका जनक कभी अगर आपसे पूछा गया तब भी किसका नाम आप बताओगे, तब भी आपको लीनियस का नाम बताना है। किसका नाम बता दोगे, लीनियस का नाम आप बता दोगे। तो ये 3 आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना दोस्तों। यहाँ पे आपको वो सारे मैं कवर भी कराता चलूंगा कि और क्या क्या चीजें हमें तैयार करने की आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे दिखे। तो सारे पॉइंट चीजें आप यहाँ पे याद जरूर करते हुए चलिएगा। एक सवाल दोस्तों आपसे ये पूछा गया सीधा सीधा कि ये बताओ पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है, जहां पे ये 4 ऑप्शन दिए गए थे जो आपका जयपुर जडारो में सीधे सीधे हमारे जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका एक कोशिका वर्ड लगा हुआ है ना, कोशिका से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैं कुछ कोशिका के क्या क्या चीजें वहां पूछी जा सकती है वो मैं कुछ पॉइंट आपको नोट कराऊंगा, ये पॉइंट आप जरूर यहाँ पे नोट करना। जैसे दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया, एक चीज हमें ये बताओ कि संसार में, अगर सीधा सीधा लिख के आएगा संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे बताओ छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी आपकी हो जाएगी,
तो किसका नाम दोस्तों आपको बताना है, यहां पे आप नाम बताओगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, क्या नाम बताओगे, माइकोप्लाज्मा नाम दोस्तों आपको यहां बता देना है। और कभी आपसे दोस्तों ये पूछा गया संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका का नाम आप बता दो, ये अगर कभी पूछ लिया गया तो किसका नाम आप बताओगे, तब आप नाम बताना है यहाँ पे शुतुरमुर्ग। क्या बताओगे, शुतुरमुर्ग का अंडा दोस्तों जो होता है ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे आपकी हो जाती है। अब यहीं पे दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया, यहाँ पे मानव शब्द लग गया, मानव शरीर की, मानव शरीर की बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बता दो, क्या यहाँ पे हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की, तो यहाँ पे क्या नाम बताओगे दोस्तों, आपको बताना अंडाणु आपका नाम यहाँ पे हो जाएगा। और वहीं पे अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका दोस्तों कभी आपसे पूछेगी, छोटी कोशिका, तो किसका नाम बताओगे, तो आपको नाम बताना मानव शरीर सबसे अगर क्या पूछा गया मानव शरीर की, ये नोट करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये पूछा गया मानव शरीर की सबसे, अगर यहाँ पे लंबी शब्द लग गया, लंबी कोशिका यहाँ पे लिखा बड़ी कोशिका, अगर यहाँ बड़ी की जगह आपका लंबी कोशिका लिख के आता है तो आपको नाम बताना न्यूरॉन का, किसका नाम बताओगे, न्यूरॉन का। तो ये कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक बार नोट यहाँ पे जरूर करिएगा। एक सवाल आपका जीडी के एग्जाम में यह पूछा गया, निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर सकते हैं, किस मिश्रण को आप यहाँ पे अलग कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पूछी जा रही है। तो अगर आपके पेपर में ये चीज कभी पूछी जाती है, आपको इसका सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता देना, दूध का कॉर्नफ्लेक्स यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता। और जो पिछली बार आर्मी जीडी के एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि जो आपका मोती का, एक ये बताना मोती का मुख्य अवयव, ये बता मोती का मुख्य अवयव, एक ये पॉइंट आप बता दो क्या आपका हो जाएगा। एक ये दोस्तों बताना जो आपका अंडा होता है, अंडे का जो आपका आवरण होता है, अंडे का आवरण ये किसका बना होता है, एक ये हमें बता देना। एक यहां पे दोस्तों ये पॉइंट नोट करना, जो आपका कैप्सूल होता है, जो दवाइयां हम लोग खाते हैं उसमें जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का आवरण, कैप्सूल का आवरण ये किसका आपका बना होता है। ये 3 पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो मोती का मुख्य अवयव आपसे पूछे जो अंडे का आवरण किसका बना होगा, तो यहाँ पे सीधा आपको क्या याद करना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आपको याद करना। इन दोनों का सेम यही आंसर आपका यहाँ पे हो जाए, कैल्शियम कार्बोनेट आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछेगा जो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो दोस्तों ये आपका किसका बना होगा, ये आपका जो जिलेटिन, जिलेटिन जो आगे प्रोटीन होती है, जिलेटिन प्रोटीन का इसका आवरण दोस्तों आपका बना होता है। और जिलेटिन क्या होता है, जल में घुलनशील होती है, जब हम लोग कैप्सूल खाते हैं तो हमारे पेट में जाके जल के संपर्क में आके इसका जो आवरण होता है वो आपका घुल जाता है, और जो दवा होती है वो हमारे पेट में वहां पे आ जाती है। तो कभी पूछा गया कैप्सूल का आवरण किसका बना होगा, ये आपका जिलेटिन का बना होता है। जिलेटिन क्या होता है, एक आपकी प्रोटीन आपकी वहां पे होती है। अब ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। दोस्तों अम्लीय प्रकृति आप तभी बता पाओगे जब इनके पीएच मान आपको याद होंगे, और दोस्तों पीएच मान भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अम्लीय प्रकृति का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताओ दोस्तों जो आपका नींबू का रस होता है, ऑप्शन है ये क्या होता है, एक अम्लीय प्रकृति का आपका यहाँ पे होता है। कैसा हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों मैं कुछ पीएच मान आपको नोट करा देता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। जैसे दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया, एक ये बताना आप अमाशय का, कभी अगर आपसे दोस्तों ये पूछा गया कि जो अमाशय, यहां पे नोट करें तो आपका यहां अगर कभी आपसे एक चीज ये पूछी गई, एक हमें ये बताओ जो आपका अमाशय रस होता है, अमाशय रस का पीएच मान क्या आपका हो जाएगा, तो इसका पीएच मान दोस्तों क्या बताओगे 1.2 से लेके आपका 2 ये पीएच मान होता है। एक दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट ये आपका होता है, जैसे आपका सिरका, सिरका आपसे पूछ ले, या फिर जो आपका नींबू का रस, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन राइट आंसर है नींबू का रस। अब ये बताओ इसका पीएच मान क्या होता है, तो इसका पीएच मान क्या बताओगे 2.2 से लेकर 3.4 दोस्तों आपका होता है। सेम ऐसे ही दोस्तों आपका एक नोट करना, जैसे आपका सोडा हो गया, क्या सोडा हो गया,
एक दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जैसे आपकी शराब हो गई, सोडा शराब हो गया। एक नोट करना जैसे संतरे का रस, संतरे का रस, इसका इनका पीएच मान दोस्तों क्या बताओगे, ये हो जाएगा 3.2 से लेके 3.9 दोस्तों आपका होता है। ऐसे दोस्तों आपका एक नोट करना, जैसे आपका जो बियर होती है, बियर हो गया। एक नोट का दोस्तों जो आपका टमाटर होता है, इनका पीएच मान बताओ क्या हो जाएगा, तो ये बताओगे 4 से लेके 4.4, ये इसका पीएच मान होता है। एक दोस्तों यहाँ पे ये नोट करना, कभी अगर आपसे ये पूछा गया, जैसे आपका दूध हो गया, दूध हो गया, ये आपसे पूछे लाल, इनका पीएच मान कितना होता है, तो ये कितना बताओगे 6.4 से लेके 6.6, ये पीएच मान यहाँ पे आप नोट करना। ये आपके दोस्तों वो कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान है जहां से हमारे एग्जाम में अक्सर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप एक बार रिवीजन जरूर करना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके वहां पे हो जाते हैं। अब ये बताना कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व, बताओ पहला धातु तत्व कौन सा है, पहला धातु तो कौन सा आपका यहाँ पे होता है, तो ये हम सभी को पता है। और ये आपका जबलपुर जेडारो में आर्मी जीडी के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों धातु से और कई सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कभी आपसे ये पूछ लिया गया, एक हमें ये बताओ छाप, अगर पूछा गया सबसे भारी धातु, ये बताओ हमें कि सबसे भारी धातु क्या होती है, तब आप इसका आंसर क्या बताओगे। या कभी आपसे ये पूछा गया आपसे एक, ये बताओ सबसे, अगर कभी आपसे ये हमसे पूछ लिया गया सबसे कठोर, अब एक चीज हमें क्या बताओगे, सबसे कठोर धातु भी बता दो क्या होगा, सबसे कठोर धातु का नाम बता दीजिए क्या आपका होता है। या फिर दोस्तों एक चीज और ये बता रहा कि द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाए, कौन सी धातु आपकी पाई जाती है। अब इनके आंसर आप यहां पे क्या बताओगे, तो सबसे भारी धातु दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, यहां पे आप नोट करोगे ऑस्मियम, क्या हो जाएगी, यहां पे सीधा सीधा लिखोगे ऑस्मियम, आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। सबसे कठोर धातु क्या बताओगे दोस्तों, यहां पे आप सीधा सीधा क्या बताओगे, प्लेटिनम, आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। और द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, पारा, आपकी यहां पे Hg, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट यहां पे नोट कर लेना, धातु के बारे में अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है, न्यूलैंड के अष्टक के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व है। अंतिम तत्व किसका पूछा गया, न्यूलैंड के अष्टक के नियम का आपसे पूछा जा रहा है। इसका अंतिम तत्व यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्या बता दोगे, थोरियम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा पिछली बार कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जहां पे गैसों का नाम दिया गया था और ये बताया गया था इसकी खोज किसने की थी। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। जैसे आप ये ध्यान से देखना, अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया कि जो आपका ऑक्सीजन है, अगर दोस्तों कभी आपसे पूछा गया ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी, कौन से वैज्ञानिक ने खोज की और कब खोज की, अगर यह भी आपसे पूछ लिया गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन दोस्तों क्या बताओगे, इसमें वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, वैज्ञानिक का नाम दोस्तों हो जाएगा सीले तथा पृष्ठले, क्या हो जाएगा, सीले तथा पृष्ठले, राइट आंसर हो जाएगा। और कभी पूछा कब इसकी खोज की गई तो क्या बताओगे, 1774 में इसकी खोज वहां पे की थी ऑक्सीजन गैस की। सेम है दोस्तों, कभी अगर आपसे पूछा गया फ्लोरीन का, फ्लोरीन गैस की बताओ खोज और किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, तो इसकी खोज दोस्तों आपकी हुई थी 1886 में खोज हुई थी। वैज्ञानिक का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप नोट करना, हेनरी मोइसिन, हेनरी मोइसिन। और ये कहां के वैज्ञानिक थे दोस्तों, ये फ्रांस के वैज्ञानिक वहां पे हो जाएंगे। सेम दोस्तों आपका आता है, जैसे आपका सोडियम हो गया, एक क्या लिखना है यहाँ पे, जैसे सोडियम, सोडियम की दोस्तों अब बताओ सोडियम की खोज कब हुई थी, तो यहां पे दोस्तों बताना 1807 इसमें सोडियम गैस की खोज होती है। और किसने खोज की थी, डीवी ने इसकी खोज की। और ये कहां के वैज्ञानिक हो जाएंगे, यूके के ये वैज्ञानिक यहाँ पे हो जाते हैं। सेम दोस्तों आप एल्यूमिनियम का नोट कर लेना, एल्यूमिनियम का अगर आपसे पूछा गया तो इसकी खोज दोस्तों हुई थी आपके 1825 में हुई थी। और वैज्ञानिक का नाम दोस्तों क्या लिखोगे यहाँ पे, वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा चार्ल्स मार्टिन, चार्ल्स मार्टिन दोस्तों वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट भी नोट करना, ऑक्सीजन का पूछे, फ्लोरीन का पूछे, सोडियम पूछे, एल्यूमिनियम पूछे,
इनकी खोज किस वर्ष हुई और किस वैज्ञानिक ने की थी, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? किसका अयस्क पूछा गया? एल्यूमिनियम का अयस्क बताइए इसमें क्या होता है। तो दोस्तों हम सभी को पता है जो आपका एल्यूमिनियम होता है इसका अयस्क का नाम क्या होता है? आपका बॉक्साइट ही तो होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों अगर हम ये बात करें जो आपका एल्यूमिनियम होता है इसके अयस्क की अगर हम बात करें कौन कौन से अयस्क होते हैं, एक दोस्तों आपको लिख पता ही जो आपका आंसर है इसका क्या, बॉक्साइट। एक क्या आपका बॉक्साइट है। बॉक्साइट के बाद दोस्तों एक आप लिखना यहाँ पे क्या, क्रायोलाइट। एक क्या दोस्तों यहाँ पे लिख लोगे क्रायोलाइट, भी इसका अयस्क आपका दोस्तों हो जाएगा। क्रायोलाइट दोस्तों बाद क्या लिखोगे, एक आप लिखना कोरंडम। कोरंडम भी दोस्तों इसका अयस्क होता है। एक इसका दोस्तों यहाँ पे नोट करना क्या, एक और दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट होता है डायोस्पोर, ये आप यहाँ पे नोट करें। ये सारे क्या होते हैं एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। अगर इनके रासायनिक सूत्र पूछा जाए जैसे आपका क्रायोलाइट, ये बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया और ये कोरंडम हो गया, ये आपके एग्जाम में कई बार इनके रासायनिक सूत्र भी आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे यहाँ पे Al2O3 into 2H2 आपका इसका रासायनिक सूत्र आपको बता देना है। इसके बाद क्रायोलाइट का अगर कभी पूछा गया क्या बताओगे यहाँ पे Na3AlF6, ये क्रायोलाइट का बता दोगे। कोरंडम का दोस्तों कभी अगर आपसे पूछा गया क्या बताओगे आप, Al2O3 यहां बताना। और डायस्पोर का भी ये सेम आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये दोस्तों इनके रासायनिक सूत्र नोट कर लेना। और एल्यूमिनियम कौन कौन से आपके अयस्क होते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट अयस्क आपके एल्यूमिनियम के यहाँ पे हो जाते हैं। एक सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा पीतल के घटक हैं? तो भाई ये सभी को पता है पीतल घटक क्या होता है आपका। पीतल घटक होता है जस्ता होता है, और क्या होता है, जस्ता होता है, तांबा होता है। इसमें जो आपका जस्ता होता है, जो आपका ये जो आपका कापर है, कापर, इसका परसेंटेज क्या होगा, ये आपका 70% होता है। और जहां पे ये जस्ता दिया जा रहा है, ये आपका जस्ता कितना परसेंट होता है, ये आपका हो जाएगा 30%, ये आपका होता है। यानी जो आपका जिंक हो गया और जो कापर हो गया, ये इनका परसेंटेज दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। सेम दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया, एक ये बताओ जो आपका कांसा होता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कांसा किसका मिश्रण होता है? तो ये किसका मिश्रण लिखोगे, एक दूसरे यहाँ पे कापर जो आपका होता है ये आपका 88% नोट कर लेना। एक ये आपका होता है, ये आपका 12% यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये पॉइंट नोट करना। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया जो आपका कृत्रिम सोना होता है, क्या, जिसे हम लोग कृत्रिम सोना बोलते हैं, अगर कृत्रिम सोना आपसे पूछा जाए किसका मिश्रण होता है, तो इसमें भी दोस्तों आपका जो कापर होता है ये आपका 88% होता है। और यहाँ पे कृत्रिम सोना कापर इसमें 88 ने, इसमें करना 90%, ये आपका 90% यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा। अब इसमें जो आपका एल्यूमिनियम होता है ये आपका 10% दोस्तों आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक आपसे पूछा जाता है जो आपकी मुद्रा धातु है, कभी पूछा गया जो आपकी मुद्रा धातु होती है ये किसका मिश्रण होता है? तो मुद्रा धातु किसका मिश्रण होगा दोस्तों, ये आपका कापर होगा, ये आपका 95% यहाँ पे नोट कर लेना। ये आपका हो जाएगा 4% यहाँ पे हो जाएगा, ये 1% आप यहाँ पे इसका नोट कर लेना। ये आपकी मुद्रा धातु का मिश्रण यहाँ पे हो जाता है। एक दोस्तों आप और आपका इंपॉर्टेंट होता है जो कभी अगर आपसे पूछा गया कि बेल मेटल, ये बताओ जो आपका बेल मेटल होता है ये किसका मिश्रण आपका होता है? तो यहाँ पे क्या बताओगे, कापर दोस्तों आपका 80% यहाँ पे हो जाएगा। और ये बताओ कितना हो जाएगा, ये आपका 20% यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ पे पूछा जाएगा। एक सवाल ये पूछा गया कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? और दोस्तों यहाँ पे कांच के कई सारे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे, कांच के प्रकार कितने होते हैं और वो जो प्रकार होते हैं वो हम कहाँ कौन से उपकरण बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, कांच के बारे में ये क्वेश्चन भी कई बार आपके पेपर पूछा गया है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक दोस्तों आप क्या बता दोगे, ये आपका दोस्तों सिलिका हो जाएगा, ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर बात के जो कांच होता है कई प्रकार का होता है, जैसे एक आप ये नोट करना, जैसे दोस्तों आपका एक होता है मृदु कांच, क्या होता है, मृदु कांच। अब ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ मृदु कांच से हम लोग क्या चीज बनाते हैं? तो मृदु कांच में आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे लिखना जो आपके प्रयोगशाला, यहाँ पे क्या आप लिख लेना, यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखोगे, प्रयोगशाला।
प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला के उपकरण यहाँ पे दोस्तों आपके बनाए जाएंगे। ऐसे दोस्तों सेकंड नंबर एक ये याद करना, जैसे आपका पोटास कांच भी होता है, क्या होता है पोटास कांच। अगर कभी पूछा गया पोटास कांच का यूज आप कहां पे करते हो, क्या बताओगे, कांच के बर्तन, कहां पे यूज होगा, कांच के जो आपके बर्तन होते हैं ये बनाने में आपका काम आता है। सेम दोस्तों आपको यहाँ पे आता है क्रुक्स कांच भी एक होता है, क्या होता है क्रुक्स कांच। अगर कभी पूछा गया क्रुक्स कांच का यूज कहां पे आपका होता है, तो यहाँ पे क्या बताओगे आप, धूप के जो चश्मे होते हैं, धूप का जो चश्मा होता है वहां बनाने में काम आता है। एक दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर पे ये नोट करना, जैसे आपका क्राउन कांच होता है, क्या होता है क्राउन। अगर कभी पूछा गया जो आपका क्राउन कांच होता है इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, तो यहां पे क्या दोस्तों लिखोगे, जो आपके चश्मा का लेंस होता है, चश्मा का दोस्तों जो आपका लेंस होता है उसको बनाने में इसका यूज वहां पे किया जाता है। तो ऐसे दोस्तों कई सारे कांच होते हैं आपका, जैसे एक होता है पायरेक्स कांच होता है, एक आपका फ्लिंट कांच होता है। ये जो कांच होते हैं यहां से ये चीज पूछी जाती है, इन कांचों का यूज आपका वहां पे क्या कहां पे होता है, तो ये सारे पॉइंट एक बार आप नोट करिएगा। अब ये बताओ एक्स किरण है, तो एक्स किरण क्या होती है, अगर कभी आपसे पूछा गया एक्स किरण क्या होती हैं तो क्या बताओगे, ये दोस्तों आपके विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। और कभी पूछा गया एक्स किरण की ये बताओ खोज किसने की थी, एक्स किरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसकी खोज दोस्तों आपका 1895 ईस्वी में किसने खोज की थी, रोंटगन ने। वैज्ञानिक का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या लिख लोगे, वैज्ञानिक का नाम दोस्तों हो जाएगा रोएंटजन, वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये जरूर याद करना कि एक्स किरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, अब इसकी खोज आपकी कब की गई थी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक सवाल ये पूछा गया अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, ये दिया गया दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1921 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। एक सवाल यह पूछा गया फोटान से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्या पूछा गया कौन सा कथन आपका असत्य है, ये चीज पूछा जा रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं जो कि आपके पिछली साल दानापुर जडारो में हमारे आर्मी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, फोटान देखो फोटान कोई दाब नहीं डालता, हाँ यही आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यानी ये आपका असत्य हो जाए, भाई वो दाब वहां पे डालता है, यहाँ पे क्या दिया है दाब नहीं डालता, इसीलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका फोटान होता है ना, फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, कभी अगर पूछा जाए फोटान का विराम द्रव्यमान क्या होता है आपको बताना, इसका विराम द्रव्यमान आपका 0 होता है। और जो आपका ये फोटान होता है ये ऊर्जा के पैकेट होते हैं, फोटान क्या होते हैं ऊर्जा के एक पैकेट आपके यहाँ पे होते हैं, ये चीज भी वहां पे ध्यान रखना। और अगर इसके बात की जाए इसकी ऊर्जा क्या होती है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, ये इसका फार्मूला भी आपका यहाँ पे फोटान का हो जाता है। अब यहां दोस्तों हमारे जीके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और टोटल जीके आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं और हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है, यहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। अब हमें ये बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या बता दोगे, ये हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये चीज एग्जाम में पूछा गया कि हमें ये बताओ जो आपका सत्रिया नृत्य है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये कौन से राज्य दोस्तों मनाया जाएगा, आप बताओगे असम राज्य में ये मनाया जाएगा। और कथक कौन से राज्य में मनाया जाता है, आप बताओगे उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाएगा। और मोहिनी अट्टम ये कौन से राज्य में होता है, ये आपका केरल राज्य में, ये कहां पे हो जाएगा केरल राज्य में, कहां पे हो जाएगा ये बता दोगे आप केरल राज्य में बता दोगे। तो ये तीनों पॉइंट भी आप यहां पे नोट करना इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाते हैं। अब एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया है कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है,
तो ये किस राज्य में हुई है जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य इंपॉर्टेंट आपका है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया, अच्छा हमें एक चीज ये बताओ, जो आपका असम राज्य है, असम राज्य में दोस्तों ये बताओ कौन कौन से आपके लोक नृत्य काफी फेमस हैं। तो असम राज्य दोस्तों क्या बताओगे राइट आंसर, दोस्तों यहां बताना, जैसे आपका एक तो यही लिख लेना कि बगरुम्बा, एक क्या लिख लोगे यहाँ पे, बगरुम्बा नृत्य, बगरुम्बा नृत्य, जो कि आपकी ये आपके बोडो जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि असम के बोडो जनजाति के द्वारा कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है, आप क्या बताओगे, बगरुम्बा नृत्य वहां पे मनाया जाता है। एक दोस्तों यहाँ पे क्या नोट करो, जो एक नोट करना अंकियानाट, एक क्या आप यहाँ पे लिखोगे अंकियानट, एक ये दोस्तों यहाँ पे नोट कर, ये भी आपका असम राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। एक और नोट करना, जैसे यहाँ पे देवधानी, देवधानी ये कहां का हो जाएगा, ये भी असम राज्य का लोक नृत्य यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे इसके बाद कभी अगर आपसे ये पूछा गया यूपी के कौन कौन से लोक नृत्य काफी फेमस हैं आपके, तो क्या बताओगे यहाँ पे, नंबर एक बताना, जैसे कि आपका दादरा, ये दादरा लोक नृत्य कहां को हो जाएगा, यूपी को हो जाएगा। दादरा के बाद बताना, जैसे आपका रास नृत्य, एक नोट करना, रास नृत्य लिख लेना। इसके बाद जैसे दोस्तों आपका हो जाएगा मयूर, मयूर नृत्य, ये आप यहाँ पे नोट करना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जैसे एक धोबिया, एक क्या लिखोगे यहाँ पे धोबिया लिखना। एक दोस्तों यहाँ पे लिखना चरकुला, एक यहाँ पे क्या लिख लोगे चरकुला। एक दोस्तों क्या लिखोगे यहाँ पे रास लीला, रास लीला, एक ये यहाँ पे लिख लेना। ये दोस्तों क्या है, आपके काफी फेमस लोक नृत्य आपके यहाँ पे हो जाते हैं, जो आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन। दो अभी तो ये राजीव गांधी जो खेल रत्न, इसका नाम आपका बदल दिया गया है, लेकिन अगर यहां से ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आपके एग्जाम में पूछा गया तो कैसे क्या क्या चीजें आपसे यहाँ पूछ सकता है, ये चीज ध्यान से देना। फिलहाल इसका पहले आंसर नोट कर लो, क्या हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और कभी पूछा गया राजीव खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत कौन से सन से हुई थी, तो यहाँ पे क्या बताओगे, इसकी शुरुआत आपका 1991-92 में इसकी शुरुआत दोस्तों वहां पे आपकी हुई थी। अब इसके बाद यहाँ पे और ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो और क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है। एक दोस्तों आपसे ये सीधा सीधा पूछ सकता है वहां पे कि एक चीज आप ये बताओ, प्रथम पैरा एथलीट कौन है, प्रथम पैरा एथलीट का नाम बताओ कौन है जिन्हें ये पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रथम पैरा एथलीट जिनको ये दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर इनका नाम भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, तो यहां पे नाम क्या लिखोगे, देवेंद्र झाझरिया, क्या लिखोगे देवेंद्र झाझरिया, ये हो जाएंगे खिलाड़ी। अगर दोस्तों कभी आपसे ये यहां पूछ लिया गया कि प्रथम महिला, अगर प्रथम महिला का नाम पूछा गया, प्रथम महिला विजेता, अगर केवल ये पूछा गया कि प्रथम महिला विजेता का नाम बताओ जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वहां पे दिया गया है, तो कौन हो जाएंगे, किसका नाम बताओगे आप, कर्डम, किसका नाम बताओ, कर्डम मल्लेश्वरी, किसका नाम बता दोगे, कर्डम मल्लेश्वरी का नाम आपको यहां बता देना है। और कभी दोस्तों अगर ये पूछ लिया गया प्रथम महिला शब्द तो आपका लगा है, प्रथम महिला शब्द यहाँ पे लगा हुआ है, और महिला के साथ दोस्तों अगर ये लग गया यहाँ पे पैरा एथलीट दोस्तों, अगर कभी आपसे पूछ लिया गया तो आप किसका नाम बता दोगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको नाम किसका बताना है, दीपा मलिक का, किसका नाम बताओगे, दीपा मलिक का नाम आपको बता देना। ये तीनों नाम भी एक बार आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक अपना सवाल जीके में ये पूछा गया, एक 7 मीटर ऊंची मूर्ति जिसे आपका सदा शिव के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, ये गुफाएं कहां पे पाई जाती हैं, ये गुफाएं आपकी कहां पाई जाती है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताना आपका, ये हो जाएगा एलिफेंटा, एलिफेंटा। और दोस्तों ये आपकी एलिफेंटा गुफाएं कहां पे स्थित हैं, आप बताओ, ये गुफाएं आपकी मुंबई में आपकी स्थित है। और दोस्तों जो आपके एलिफेंटा गुफाएं है ना, यहाँ पे टोटल आपकी 7 गुफाएं, कितनी गुफाएं, टोटल 7 गुफाएं यहाँ पे हो जाती है। अब इन 7 गुफाएं, 5 गुफाएं किसको समर्पित है और 2 गुफाएं किसके लिए आपकी जानी जाती है। तो 5 गुफा दोस्तों आपकी यहाँ पे हिंदू धर्म,
आपका हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हो जाएंगी, और 2 गुफाएं दोस्तों किससे हो जाएंगे, बौद्ध धर्म से। 2 गुफाएं क्या बताओगे, बौद्ध धर्म से संबंधित आपकी यहाँ पे हो जाती है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है कि जो आपका एलिफेंटा है, ये आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में कौन से सन में इसे शामिल किया गया, तो क्या बताओगे, 1987। ये चीज यहां पे याद कर लेना। तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो हमें यहां पता होना चाहिए था। अब एक सवाल ये पूछा गया, संघाई सहयोग संगठन जो आपका दिया गया, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पे स्थित है, तो इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पे स्थित हो जाएगा, आप बताओ क्या, बीजिंग कहां पे, ये आपका चीन में, बीजिंग कहां पे आपका चीन में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और दोस्तों अगर कभी पूछा गया जो संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एससीओ लिखते हैं, अगर ये पूछा गया आपसे कि ये बताओ इसकी आपकी स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताओगे, स्थापना हो जाएगी आपकी इसकी 15 जून, क्या बताओगे 15, इसकी स्थापना क्या लिख दोगे यहां पे, सीधा सीधा लिखना, 15 जून 2001 में स्थापना हुई थी। और इसमें अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ हमें कि वर्तमान में कितने सदस्य इसमें हैं, क्या बताओगे, ये आपके 9 सदस्य होते हैं। अब इन 9 में किसके नाम आते हैं, जैसे आपका चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया और ईरान हो गया, ये आपके 9 देश आते हैं। और यहां पे कभी अगर आपसे दोस्तों ये पूछा गया जिसमें आपका नवीनतम, अगर कभी आपसे पूछा गया नवीनतम देश कौन सा जो इसमें आपका जुड़ा है, कौन सा देश हो जाएगा, लास्ट में जो अभी जल्दी जुड़ा है वो आपका ईरान देश यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। अब ये बताओ आप, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, इम्परफेक्ट ये किसकी आत्मकथा आपकी हो जाएगी, तो आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया तो आपको बताना संजय माजरेकर जो दिया गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। मिल्खा सिंह की आत्मकथा कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछी जाती है, तो इसका क्या नाम लिखोगे, इनकी आत्मकथा हो जाएगी द रेस ऑफ माई वे, क्या लिखोगे, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये यहां पे नोट कर लेना, ये इनकी आत्मकथा हो जाएगी। द रेस ऑफ माई लाइफ कभी पूछा किसकी आत्मकथा है, तो आपको बताना है मिल्खा सिंह की ये आपकी आत्मकथा यहां पे आपका हो जाता है। इसके बाद एक सवाल ये पूछा गया, संविधान सभा के सदस्यों को भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किए गए थे, यहां हमसे वो डेट पूछी जा रही है, अंतिम हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो राइट आंसर क्या बताओगे इसका, ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बताओ क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा, अंतिम हस्ताक्षर कब हुए थे, 24 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कि इसी दिन इसमें क्या हुआ, अंतिम हस्ताक्षर हुए थे। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक चीज हमें ये बताओ, संविधान को आपको जो संविधान को अंगीकृत, अगर कभी पूछा गया संविधान को आपका ये अंगीकृत ये कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949, ये डेट आप यहां पे याद कर लेना। और दोस्तों कभी अगर ये पूछा जाए जब संविधान को स्वीकार वहां पे किया गया, एक्सेप्ट किया गया था, तो अगर कभी ये पूछा जाए उसमें आपके अनुच्छेद कितने थे, भाग उस समय उसमें कितने थे, और कभी पूछा जाए उसमें अनुसूचियां उस समय कितनी थी, तो अनुच्छेद दोस्तों क्या बताओगे, ये बताओगे आप 395 अनुच्छेद थे, भाग कितने उस समय थे, 22 भाग हो जाएंगे, अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां वहां पे हो जाती है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को आपकी यहाँ पे अंतिम बैठक वहां पे हुई थी। और इसी जब ये आपकी अंतिम बैठक हुई थी तो यहाँ पे एक चीज ये भी याद कर लेना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो अगर पूछा गया कि जो प्रथम राष्ट्रपति कौन है, किसका नाम बताओगे आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताओगे, कब चुना गया था, ये डेट भी याद कर लेना, इसी दिन इन्हें राष्ट्रपति भारत का पहला चुना गया था वहां पे। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है,
किस पुराण में आपका ये मिलता है? क्या बताओगे आंसर इसका? ये हो जाएगा दोस्तों मत्स्य पुराण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि एक हमें ये बताओ, अच्छा टोटल जो पुराण है, अगर पूछा गया पुराणों की संख्या बता दो कितनी आपकी यहां पे हो जाती है, तो ये कितनी बताओगे? 18 पुराणों की संख्या यहां पे आपकी हो जाएगी। और कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि एक हमें ये भी बताना सबसे पुराना पुराण कौन, सबसे पुराना पुराण कौन हो जाएगा? किसका नाम बताओगे? आपको बताना है मत्स्य। किसका नाम बताओगे? मत्स्य पुराण का नाम आप यहां पे बता दीजिएगा। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाते हैं। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि एक ये बताना सबसे बड़ा, अगर कभी यहीं पे आपसे ये पूछ लिया गया सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, तो किसका नाम आप बताओगे यहां पे? स्कंद। किसका नाम बताओगे? स्कंद पुराण का नाम आप यहां पे बता दोगे। तो ये कुछ पॉइंट हो जाते हैं पुराणों के बारे में जो अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप क्या कहोगे? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो सरदार की उपाधि है, सरदार की उपाधि इन्हें कौन देता है? तो क्या बताओगे? एक चीज ये यहां पे याद करना, जब आपका बारदौली, क्या लिखोगे? जब बारदौली जो आपका सत्याग्रह हुआ था, तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन करता है? ये करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। तो बारदौली सत्याग्रह में जो महिलाएं थे इन्हें क्या कौन सी उपाधि देते? इन्हें ही सरदार की उपाधि यहाँ पे दी जाती है। तो ये चीज भी यहाँ पे याद कर लेना। और सब ये बारदौली सत्याग्रह कौन से वर्ष हुआ था ये बताना, 1928 ईस्वी में हुआ था। तो कभी पूछा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन देता? क्या बताओगे? बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था जहां पे वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व करते, वहां की जो महिलाएं थी इन्हें सरदार की उपाधि वहां पे वो देती हैं। एक सवाल ये बताओ नंदा देवी चोटी कहां पे स्थित है? जो आपकी नंदा देवी चोटी है ये कहां पे आपकी स्थित हो जाएगी? ये 4 ऑप्शन आपको राइट आंसर यहां बताना है। तो क्या हो जाएगा? नंदा देवी चोटी दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। क्या हो जाएगा? और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि देखो सब, अगर आपसे ये पूछा गया कि बताओ विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप किसका नाम बताओगे? आप बताओगे माउंट एवरेस्ट का। अगर ये कभी पूछा गया भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो किसका नाम बताना? केटू या गॉडविन ऑस्टिन आपका नाम लिख के वहां पे आएगा। तो अगर विश्व का पूछा गया सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत का पूछा गया केटू जो जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से आपका ये जाना जाता है। ये चीज याद रखिएगा। अब ये बताओ प्रथम मुगल शासक बाबर ने फरगना राज्य की उत्तराधिकारी प्राप्त किया जब वो 12 वर्ष के थे। अब यहाँ पे सन पूछा जा रहा है, कौन सा सन यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा? तो सन का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या बताओगे? सीधा सीधा ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1494। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दो यहाँ पे अगर दोस्तों एक चीज कुछ और नोट कर लेना बाबर के बारे में, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बाबर के बारे में एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि एक अगर ये पूछा जाए कि जो आपका मुगल है, अगर कभी पूछा जाए मुगल सत्ता का संस्थापक बता दो कौन हो? मुगल सत्ता का संस्थापक कौन आपका हो जाएगा? तो किसका नाम दोस्तों आपको बताना है? आप सीधा सीधा बताओगे किसका नाम? बाबर का नाम आपको बता देना है। अगर ये पूछा जाए जो आपका बाबर है इसका अगर कभी पूछा जाए वास्तविक नाम बताओ क्या? इनका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? तो वास्तविक नाम क्या बता देना आपको? जहीरुद्दीन। क्या हो जाएगा वास्तविक नाम इनका? इनका वास्तविक नाम नोट करना, एग्जाम में इनका वास्तविक नाम भी यहां पूछा जाता है जहीरुद्दीन। क्या लिख लोगे यहाँ पे? जहीरुद्दीन मोहम्मद ये नाम यहाँ पे आप नोट कर लेना। अगर पूछा गया जो बाबर का शासन काल क्या था, इन्होंने कब तक शासन किया, शासन काल अगर इनका कभी पूछा जाए तो ये क्या बताओगे दोस्तों? यहाँ पे 1526 ईस्वी से लेके
1530 ये इनकी शासनकाल हो जाएगा। अगर पूछा जाए इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु, तो मृत्यु क्या बताओगे दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 1530 में। कब हुई थी, 1530। कहां पे हुई थी, आगरा में। कहां पे इनकी मृत्यु हुई, आगरा में इनकी मृत्यु वहां पे हो गई थी। तो ये कुछ पॉइंट नोट करना, ये इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे क्या है, मुगल सत्ता के संस्थापक, एक ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। एक ये ध्यान रखना, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन वहां पे रिपीट आपके हो जाते हैं। अब एक ये पूछा गया, लोकप्रिय राग मियां का मल्हार, राग मियां का मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे दिया जाएगा, तो इसमें बताओ किसको दिया जाएगा, ये आप बताओ क्या, तानसेन को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर उससे ये बात की जाए तानसेन की कौन सी प्रमुख रचनाएं आपकी यहाँ पे हो जाती हैं, तो क्या बताओगे, एक जैसे आपका हो जाएगा संगीत सार, एक आप यहाँ पे नोट करोगे संगीत सार, ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं हो जाती है। एक नोट करना, जैसे आपको रागमाला, एक क्या हो गया आपका रागमाला हो गया। एक क्या आप लिखोगे यहाँ पे, श्री गणेश, क्या लिख लोगे, श्री गणेश, श्री गणेश स्रोत, ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये अगर दोस्तों यहाँ पे कभी आपसे ये पूछा जाए, जो आपके तानसेन है, तानसेन के अगर पूछा गया कि लोकप्रिय राग बताओ, इनके प्रमुख लोकप्रिय, इनके अगर ये को भी पूछा गया लोकप्रिय राग कौन कौन से हैं इनके, तो क्या किसके नाम आपको बताने। जैसे दोस्तों एक तो आपको इसी में जो क्वेश्चन पूछा गया, मियां की मल्हार, मियां की मल्हार, एक तो यही आपका हो जाएगा, मियां की मल्हार नोट कर लेना, एक ये हो जाएगा। एक दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे मियां, एक और क्या हो जाएगा, मियां की तोड़ी, मियां की तोड़ी, एक ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद एक और क्या नोट करोगे यहाँ पे, मियां का, एक और नोट करना क्या, मियां की सारंग, मियां की सारंग, एक ये यहाँ पे नोट करना। ये इनके लोकप्रिय राग हो जाते हैं ये, और इनकी ये सारे इंपोर्टेंट ये भी नोट लेना। ये तानसेन की प्रमुख रचनाएं, ये क्या हो जाती है, इनकी तानसेन की प्रमुख रचना, आप ये नोट कर लेना, ये आपकी रचना हो जाती है। और ये लोकप्रिय यहाँ पे आपके राग हो जाते हैं जो तानसेन के हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, हिमालय की कंचनजंगा जो शिखर है, हिमालय की जो कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई बताओ, इसकी हाइट टोटल कितनी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो हाइट दोस्तों कितनी इसकी है, 8598 मीटर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा शिखर आपका बृहद हिमालय या महान हिमालय की एक चोटी आपकी हो जाती है। और ये विश्व की तीसरे सबसे ऊंचा, ये क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। अगर यहाँ पे विश्व की बात करेगा तो ये विश्व का आपका तीसरे नंबर पे सबसे ऊंची चोटी आपकी आ जाती है। और वहीं पे भारत की बात अगर करता तो भारत में आपके सेकंड नंबर पे आती है, भारत में आपके सेकंड नंबर सबसे ऊंची। अगर यहाँ पूछा जाए विश्व में पहले नंबर पे कौन आता है, आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और विश्व में दूसरे नंबर पे कौन आता है, वो आपका जो केटू होता है, गार्डविन ऑस्टिन होता है। और सेम यहाँ पे भारत में जो पहले नंबर पे सबसे ऊंची चोटी है वो केटू है, जिसे हम लोग गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। और सेकंड नंबर पे आपका कंचनजंगा आपका हो जाता है। इसमें कभी कंफ्यूज वहां पे आप ना होइएगा। एक सवाल ये पूछा गया, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है। झील से भी हमारे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा उलर झील। क्या हो जाएगा, उलर झील। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ आप कि आप एक उत्तराखंड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, एक हमें ये बताना आप उत्तराखंड, ये बताना उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें आपकी हैं। तो उत्तराखंड में कौन कौन झीलें बताओगे, जैसे एक आपका आता देवताल। जो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा, जो आपका देवताल झील है ये कौन से राज्य में स्थित है, आप क्या बताओगे, उत्तराखंड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक आपका हो जाएगा राकसताल, एक क्या लिख लोगे यहाँ पे, राकसताल झील कहाँ पे, ये भी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। एक दोस्तों जैसे आपका नैनीताल, नैनीताल झील कहाँ पे, ये भी आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। एक जैसे दोस्तों आपका हो गया भीमताल, क्या हो गया, भीमताल हो गया, ये भी कहां पे है, उत्तराखंड में हो जाएगा। एक दोस्तों यहां पे हो जाएगा सात ताल, सात ताल ये कहां पे हो जाएगा, ये भी आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। एक नोट करना यहाँ पे रूपकुंड, ये भी कहां पे हो जाएगा, आपका उत्तराखंड में। ये सारी झीलें जो मैंने यहाँ पे नोट करें सारी आपके उत्तराखंड में स्थित यहाँ पे हो जाती हैं।
ऐसे दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछा गया मेघालय में, मतलब मेघालय राज्य में कौन कौन से झीलें फेमस आपकी हो जाती हैं, जैसे यहां मेघालय में क्या बताओगे, एक आपका उमियम, उमियम झील कहां पे है, ये आपका मेघालय में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा उमियम झील कौन से राज्य में स्थित है, आप क्या बताओगे, ये आपका मेघालय में स्थित हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जैसे आपका मेमो झील, कभी अगर पूछा गया मेमो झील ये कहां पे है, ये भी आपका मेघालय राज्य में स्थित हो जाएगा। एक दोस्तों यहां पे है जैसे तासिक, तासिक झील भी आपका मेघालय राज्य में हो जाएगा। एक दोस्तों नोट करना उमहंग, उमहंग झील कहां पे आपका मेघालय राज्य में हो जाएगा। एक नोट करना वार लेक, वार लेक कहां पे हो जाएगा, ये भी आपका मेघालय राज्य में आपका हो जाएगा। तो ये सारे सारे झीलें कहां पे हो जाएंगे आपकी, ये आपकी मेघालय राज्य में स्थित हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों कभी अगर आपसे पूछा गया मणिपुर की झील है, मणिपुर में कौन कौन सी झीलें फेमस आपकी हो जाएंगे, जैसे दोस्तों आपकी एक फेमस, सबसे फेमस आपकी लोकटक झील है, जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है, क्या बताओगे, मणिपुर का नाम आपको बता देना है। एक दोस्तों यहाँ पे क्या है, इकोप, क्या बताओगे, इकोप पट, इकोप पट झील ये कहां पे स्थित है, ये भी आपका मणिपुर राज्य में हो जाएगा। एक दोस्तों यहाँ पे नोट करना जैसे आपका लौसी, लौसी झील कहां पे स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित हो जाएगा। एक दोस्तों यहां पे नोट करना क्या, पुमलेन, पुमलेन झील कहां पे है, ये भी आपका मणिपुर राज्य में हो जाएगा। एक दोस्तों यहां पे नोट करना पाट झील, पाट झील कहां पे स्थित है, ये भी आपका मणिपुर राज्य में आपका स्थित हो जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों फेमस झीलें हैं जो कौन से राज्य में स्थित है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंकिंग संस्थान है जो मौद्रिक नीति का नियंत्रित करता है, ये इसका आंसर लगभग हर बच्चे को पता ही होगा वहां पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कभी दो क्वेश्चन और नोट कर लेना आरबीआई के बारे में। अगर कभी दोस्तों आपको ये पूछ लिया गया कि आरबीआई का, एक बताना आरबीआई का आपका जो राष्ट्रीयकरण होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एक ये आप यहां पे नोट करना कि अगर कभी आपसे ये पूछा गया आरबीआई के पहले, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, ये चीज बता दो। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये कब बताओ, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1 जनवरी 1949 हो जाएगा। पूछा गया आरबीआई के पहले गवर्नर कौन हो जाएंगे, किसका नाम बताओगे, सीधा यहाँ पे सीडी देशमुख का, किसका बताओगे, सीडी देशमुख का नाम आप यहाँ पे बता देना। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आप नोट करना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। एक सवाल दोस्तों यहां से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मैथ के टोटल अभी 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो मैथ ज्यादा हार्ड वहां पे नहीं आती है, बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बड़ी आसानी से आप सभी के आंसर वहां पे दे पाएंगे। जैसे आप एक बार सवाल ध्यान से पढ़ो क्या दिया गया। पहले यहाँ बात हो रही, किसकी बात हो रही, घन, हमें क्या एक घन बनाना है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ दिया गया 1 सेंटीमीटर मोटाई 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई की घनाभ। यहाँ क्या लिखा, घनाभ, घनाभ धातु को प्लेट को पिघलाया जाता है। और घन का पूछा किसका जा रहा है, पूछा हमें जा रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। दोस्तों ये हमें देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमारे पता है 6a² होता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या भुजा पता होनी चाहिए, तभी हम इसका मान यहाँ पे निकाल पाएंगे। और क्या क्या चीजें हमें दी जा रही, ध्यान रखो। पहले से ये बताओ, जो आपका घनाभ होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपका आयतन होता है। तो घनाभ का आयतन दोस्तों पहले क्या निकालोगे, यहाँ पे जो आपका घनाभ है, ये बताओ घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 1 गुणे 81 गुणे 9, इन तीनों को आपको क्या करना, गुणा। क्या हो जाएगा, 1 गुणे 9 गुणे आप 81 करो, ये कितना निकल के आ गया दोस्तों, ये आपका गुणा करोगे 729 यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये दोस्तों घनाभ का क्या हो गया, आयतन। अब बताओ घनाभ को पिघला के अगर घन बनाया गया है तो घन का भी तो आयतन 729 यहां पे होगा। तो यहां तो अब ये बता दो आपका घन होता है जो, अब यहां पे ये बताओ घन का आयतन, अब ये बताओ घन का आयतन क्या हो जाएगा, यानी जो आपका घनाभ था, जो इसको इसको अगर पिघलाया गया है तो जितना इसका आयतन होगा वही
और यही हमारा घन का आयतन भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बताओ घनाभ का आयतन 729 है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, ये आपका 729 ही तो हमारा होगा। अब ये तो घन का आयतन क्या होता है, ये होता है भुजा की क्यूब होता है। तो ये 729 के बराबर दिया गया, ए बराबर कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे इसका यहाँ क्या निकल आएगा, घनमूल निकालोगे 729 हो जाएगा। तो ये बताओ 729 किसका घनमूल है, ए बराबर भुजा इसकी कितनी निकल के आ गई, 9 आपकी निकल के आ जाएगी, ये 9 का ही तो आपका हो जाएगा। अब देखो हमें ये भुजा पता हो गई, अगर एक हमें भुजा पता चल गई, अब हम क्या निकाल सकते हैं, जो आपका घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अब यहाँ पे निकाल पाएंगे। ये कितना दिया गया 6a²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ए का मान कितना है आपका 9 है, 9 का वर्ग करो कितना 81 हो जाएगा। तो इसे 6 गुणे 81 करो कितना 6 के 6 होगा 8 6 48 कितना हो गया 600 486 आपका हो गया। तो राइट आंसर क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। एवं इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लेना, बाद में प्रैक्टिस करना, ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं, स्क्रीनशॉट लेना, इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना कैसे इसका आंसर वहां पे आपका आएगा। अब देखो एक सवाल ये दिया गया, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्या दी गई, एक दी गई 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी एक 6 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ क्या होगा। देखो दोनों हम क्या करें, क्षेत्रफल आप बराबर करो, कैसे सॉल्व करो ध्यान देखना। यहां पे हम क्या करते हैं, जो आपका यहाँ पे एरिया है, जो इनका क्षेत्रफल हम क्या लिख देते हैं, यहां पे लिखा हमने b1 h1 लिख दिया बराबर, ये आपका h2 आप यहां पे लिख दोगे। ठीक, देखो यहां पे दिया गया 10 सेंटीमीटर, यानी जो पहला b1 का मान आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर गुणे h1, यहां पे अभी हम लिख लेते हैं, h1 का मान पता नहीं, पता चल जाएगा हमें। फिर आगे बराबर दूसरी भुजा क्या है 15 सेंटीमीटर, यहां पे हमने क्या लिख दिया 15 सेंटीमीटर आपने लिख दिया। अब इसके बाद दिया गया यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी क्या है 6 सेंटीमीटर, तो h1 जो आगे पहली आपकी दूरी क्या दी गई, ये दी गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें ये पूछना है ये h2 का मान बताइए क्या होगा। तो इसका मान हमें h2 का यहां मान पूछा जा रहा है, कैसे निकाल लोगे, तो ये बताओ सिंपल सा, h2 बराबर अब क्या हो गया 10 गुणे 6, ये 15 आपका नीचे यहाँ पे आ गया, 5 से काटा 5 15 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, 3 से काटा 3 दूना 6 हुआ, 2 गुणे 2 आप करो कितना हो गया 4। तो छोटी भुजा क्या पूछा गया है, तो छोटी बताओ तो इसकी लंबी भुजाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वो आपकी हो गई 4 सेंटीमीटर हो गई यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक इसका स्क्रीनशॉट लेना, बाहर सोल्व करना, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, बस कैलकुलेशन थोड़ी हमें यहाँ पूछी जा रही है। अब देखो एक सवाल में ये चीज दिया जा रहा है, अब बताओ कैसे सोल्व करो, कैसे इसका आंसर आपको यहाँ पे निकल के आएगा, सोल्व करिए। एक दिया गया एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से धारा के साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा की विपरीत दिशा में चलती है, तो धारा की गति बताओ क्या हो, किसकी गति पूछी जा रही है, धारा की। देखो हमने माना यहां पे लिख दिया जो आपकी नाव है, नाव की चाल आपकी x हो गई, धारा की चाल हमने माने, धारा की चाल आपकी y हमने मान ली। ठीक है, अब ये बताओ जिधर नाव जा रही है उधर अगर धारा भी चल रही है तो वहां पे चाल क्या दी गई 8 किलोमीटर। तो यहां पे हम पहले क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई के बराबर आपको 8 दिया गया है। फिर बोला गया धारा के विपरीत, यानी धारा अगर आगे जा रही तो मतलब नाव आगे जा रही, धारा उसके विपरीत बह रही है, तो हम क्या करते हैं उनकी चाल माइनस हुई, ये कितनी दी गई, ये दी गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें मान किसका पूछा गया, धारा का मान पूछा जाए, तो हमें x का मान कट करना होगा क्योंकि हमें पूछा गया y का मान। कैसे कट करोगे, देखो ये प्लस है इसको हमने माइनस कर दिया, ये माइनस है ये प्लस कर दिया, ये प्लस है माइनस चिन्ह बदल दिए, ये कट गया हमारा प्लस का, ये दोनों प्लस के, क्या हो गया 2y हो गया, बराबर क्या हो गया यहाँ पे 3, तो y बराबर क्या हो गया, ये आपका 3/2, इसे सॉल्व करो क्या आ जाएगा, एक सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, बड़ी आसानी से आप इसका आंसर वहां पे दे सकते हैं। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, एक बाइक है जो 3 घंटे में 162 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ये आपका 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले चाल निकाल लो, चाल जो भी निकलेगा उसे आप 5 से गुणा कर दो, आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। देखो क्या दिया गया है, अगर 3 घंटे में 162 दूरी तय करते तो पहले बताओ चाल क्या हो गई, तो यहां पे इसकी चाल क्या हो गई, तो ये हो जाएगी दूरी बटे समय 162/3, ये कितना निकल के आ गया, इसे सॉल्व करो, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 54 ये इसकी चाल निकल के आ गई, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 1 घंटा में 54 किलोमीटर जा रही है तो ये बताओ 5 घंटे में कितना जाएगा। तो सिंपल से क्या करोगे, जो आपका ये 54 गुणे आप यहां पे करोगे 5,
सॉल्व करो कितना आ जाएगा 270 किलोमीटर ये आपका जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना बता दोगे 270। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। अब एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। ये टॉम अकेला उसी घर को 15 दिन में पेंट कर सकता है, तो बताओ जेरी को अकेला उसी घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा। बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या लिखा है टॉम और जेरी, हमने क्या लिखा यहां लिखा है टॉम, इधर लिख दिया जेरी। ये दोनों जब काम करते हैं ये काम आप 9 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। फिर बोला गया है ये टॉम अकेला, अब टॉम अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है, ये करता है 15 दिन में। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जब भी आप क्या है सबसे पहले क्या करें इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना हो गया 45 आपका हो गया, 9 का भाग 45 में करो कितना हुआ, ये आपका 5 हुआ, 15 का भाग किया 43। इसका मतलब ये आ गया ये जब टॉम और जेरी है इनके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये 5 यूनिट काम कर रहे हैं। और जो आपका टॉम है ये इसकी क्षमता क्या एक दिन में काम करने की 3 है। देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब जेरी का पूछा जा रहा है। जेरी अगर अकेले काम करता तो पूरे काम कितने दिन में खत्म करता, जो इनका एलसीएम निकल के आता है ये पूरा काम होता है। अब बताओ यहाँ पे टॉम जेरी थे 5 है, यहाँ पे टॉम है 3 है, तो यहाँ पे ये बताओ 2 जो कम हुआ किस वजह से कम हुआ, ये इस वजह से कम हुआ क्योंकि यहाँ पे जेरी था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका जेरी होगा जेरी की क्षमता कितनी है काम करने की, ये है 2 काम है। तो वो अगर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है 45 काम करने में कितना टाइम लेगा। तो सिंपल से क्या करोगे आप यहाँ 45/2 कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे 45/2, यहाँ पे कितना आप करोगे, यहाँ पे सीधा सीधा 45/2 कर दोगे। ये इतना समय लेगा, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी जेरी जो होता है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 45 काम करने में कितना टाइम लेगा 45/2 करोगे, आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब एक सवाल दिया गया यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 मिनट में दूरी तय करती है तो कुल दूरी कितनी होगी, क्या पूछा जा रहा है। तो बताओ कुल दूरी आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कैसे इसे सोल्व करोगे, ध्यान देखना। क्या दिया गया है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 90 मिनट में दूरी तय करते, कुल दूरी कितनी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या हो, सूत्र क्या होता है आपका चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय हमारा होता है। तो ये बता दूरी कितनी तय करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय करोगे तो चाल कितनी दी गई, चाल दी गई आपकी 60 किलोमीटर, यहां 60 किलोमीटर हो जाएगा। समय कितना है आपका 90 मिनट, ये समय कितना आपका 90 मिनट है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए गए सारे हमारे किलोमीटर आपके दिए जा रहे हैं। तो ये जो आपका 90 मिनट है इसे आपको किलोमीटर वो जो आपका 90 मिनट है इसे घंटे में बदलना है। तो क्या कर दो इसे आपने सिंपल सा 60 से क्या कर दिया भाग यहाँ पे कर दिया। अब इसे सॉल्व करो कितना निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे घंटे बदल लो जो आपका 90 मिनट है, यहाँ पे अगर 90 मिनट है यहाँ पे सीधा क्या करता है ये 90 को हम यहाँ 60 + 30 भी लिख सकते हैं, 60 और प्लस आपने 30 लिया तो ये 60 1 घंटा पूरा हो गया, 30 मिनट क्या हमारा आधा घंटा और आपका ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका समय हो गया। समय कितना हो गया आप हम कह सकते हैं 1.5 या 1.5 घंटे का समय आपका हो गया। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करो इससे गुणा कर दो, 1.5 से हमने क्या कर दिया गुणा आप कर दोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा टोटल यहाँ पे सॉल्व करोगे 120 यहाँ पे निकल के आ गया। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चाहे तो 2 1 के 2 2 1 3/2 भी देखो ऐसे भी सॉल्व करते हो, 60 लिखा है यहाँ पे 2 1 के 2 2 में 1 जुड़ा 3 3/2 से आप यहाँ पे गुणा कर दो किससे 3/2 से, 2 से काटो कितना बचा 2 तिहाई 6 और यहाँ पे कितना 3 3 9 यहाँ पे 90 आ रहा है। कितना आंसर आएगा इसका 90 किलोमीटर, कितना आंसर आ जाएगा 90 है। तो फिर से सॉल्व करना है इसे, कितना आंसर यहाँ पे आपका आएगा। इसमें कुछ एरर लग रहा है सवाल में, फिर से देखना इसका आंसर कितना आएगा आप यहाँ पे देख रहे। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है 60 किलोमीटर, तो क्या होगा चाल दी गई आपकी यहाँ पे 60, क्या दिया गया आपका चाल क्या दी गई यहाँ पे 60, यहाँ पे चाल हो गया। समय कितना दिया गया, समय हमारा दिया गया 90 मिनट। तो 90 मिनट का इसको हम 60 + 30 कर सकते हैं तो ये आपका 1 घंटा हो गया, ये आपका क्या हो गया 1 घंटा, ये हो गया ये आधा घंटा हो गया। इसको जोड़ो कितना 2 1 के 2 3/2 क्या हो गया 3/2 हो गया। तो समय कितना होगा 3/2, जैसे से आप 3/2 से गुणा करो कितना हो गया
दो तिहाई 6 30 हुआ और 3 तरह का 9 कर दिया, यानी कुल कितनी दूरी तय करेगा? आप कहोगे वो 90 किलोमीटर दूरी वहां पे तय करेगा। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी? 90 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी 90 किलोमीटर हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन मैं जैसे करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। आपको दोस्तों जब भी एग्जाम लगेगा यहां से क्वेश्चन आपको दिखेंगे, पर जो चीजें यहाँ पे कराई जा रही सारे पॉइंट आप नोट करना, इनकी प्रैक्टिस करना और तैयारी करते चलना। आप जब भी यहाँ पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको दिख जाएंगे। इसके बाद तो एक सवाल और आपसे ये पूछा जा रहा है, यदि एक वस्तु 20% की छूट के बाद उसकी कीमत 800 रुपए हो जाती है तो वस्तु की मूल कीमत क्या होगी? देखो हमें ये पता है जो वस्तु होता है इसकी मूल कीमत आपका 100% होता है हमेशा। अब 20% छूट दी गई तो ये बताओ 20% छूट दी गई तो यहाँ यानी हमने बेचा कितना? 80% का बेचा है। तो ये 80% किसके बराबर दिया गया? ये आपका 800 के बराबर दिया गया यहाँ पे। तो ये बताओ अगर ये 80% आपके 800 के 100% किसके बराबर होगा? तो पहले 1% बताओ किसके बराबर हो जाए? 80 से ये काटा कितना हो गया? 1% बराबर ये 10 हुआ। तो 100% बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप कहोगे 10 गुणे 100 करो, ये कितना निकल के आएगा दोस्तों? ये आपका निकल के आ जाएगा 1000। तो दोस्तों इसकी मूल कीमत कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको सीधा सीधा राइट आंसर इसका यहाँ पे कर देना है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन क्या होगा? कुल परिवर्तन आपका कितना हो जाएगा? कैसे सॉल्व कर? देखो पहले क्या हुआ, इसका एक दोस्तों फॉर्मूला ही सीधा सीधा होता, आप ये फॉर्मूला लिख लेना, उससे से सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 20% बढ़ा दी जाती, यहां पे क्या लिखा हमने? पहले 20% बढ़ी, फिर माइनस 10% आपकी ये कम हो गई माइनस का। अब 20% बढ़ी 10 कम हो, यहां पे क्या लिखा आपने? यहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ को कैसे सॉल्व करोगे यहां पे ध्यान रखो। यहां फॉर्मूला इसका होता है a प्लस बी माइनस का a प्लस बी, ऐसे एक फॉर्मूला हो जाता है, इसे सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। 20% बढ़ती है तो यहां पे लिखा आपने 20%, फिर क्या हो 10% कम होती है, फिर यहां माइनस का, फिर क्या लिखोगे यहाँ 20 प्लस, यहाँ पे क्या होगा 20 में 10 आप माइनस करो, कितना हुआ आपका 10 हुआ, बटे आप यहाँ पे 100 आप यहाँ पे कर दोगे। इसे सॉल्व करो कितना आपको यहाँ पे हो जाता है? x गुणे x, यहाँ पे कितना हो गया आपका 20 गुणे 10 करोगे बटे यहाँ पे आपने 100 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करो कितना हो गया? देखो हाँ ये देखो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले नोट कर लेना। आप देखा होगा जब x प्लस वाई माइनस वो प्लस का एक्स वाई बटे 100, ये दोस्तों आपका यहाँ फार्मूला लगता है। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी फार्मूले सारे आंसर आपके यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे एक प्लस हो रहा है एक माइनस, इस वजह से यहाँ पे ये चिन्ह भी आपका किससे कन्वर्ट हो जाता है? माइनस में चेंज आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे? पहले क्या हो 20% बढ़ा तो हमने किया 20, फिर 10 माइनस हुआ, फिर क्या किया आपने यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, फिर इन दोनों गुणा करोगे 20 गुणे 10 करो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 20 गुणे 10 को 200 बटे 100 आप यहाँ पे लिखोगे। इसको सोल्व कर कितना हुआ? ये आपका 10 हुआ माइनस का, ये 2 जीरो आपने काट दे, ये 2 हुआ। अब इसे 10 में 2 माइनस करो कितना आ जाएगा? आपका 8% यहाँ पे बढ़ हो जाएगा, यानी प्लस का आया हुआ 8% क्या होगा? इसमें आपके वृद्धि होगी। तो क्या बताओगे राइट आंसर क्या होगा? 8% आपका बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा नागपुर एआरओ में आपका पूछा गया था। अब एक सवाल ये पूछा गया, एक व्यक्ति ने 5000 की राशि को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, उसे कितना ब्याज आपका मिलेगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा 10%। देखो जो आपका 10% है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हो 1/10 हो जाएगा। देखो 10% हुआ तो यहाँ पे 1/10 कैसे लिख सकते हैं? इसे हम क्या होगा 10/100 आप लिखोगे तो 1 0 0 कर जाएगा, ये आपका 1/10 ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है और 2 वर्षों में, तो बताओ अगर पहले वर्ष में कितना ब्याज मिला? 1 का ब्याज मिला है, तो अगर 10 रुपए था 10 रुपए में 1 का ब्याज मिल गया तो कितने हो गए? आपको 11 हो गया। फिर क्या हुआ दूसरा वर्ष में फिर 10 रुपए में 1 रुपए ब्याज मिला, 11 हो गया। तो यहाँ पे 10 गुणे 10 करो, ये आपका 100 हुआ, इसका गुणा किया आपने 121 आपका ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखो ब्याज कितना मिला हमें? ब्याज हम देख रहे हैं 21 रुपए का हमें ब्याज मिला हुआ है। लेकिन सवाल में क्या दिया गया? यहाँ पे 100 रुपए निकल के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 5000 दिया जा रहा है।
यानी ये जो आपका क्रय मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य होता है, ये आपका मिश्र देना है। तो ये आपका जो क्रय मूल्य है ये आपका किसके बराबर दिया गया है, ये हमें दिया गया 5000 के। तो ये बताओ कितने से गुणा हुआ, यानी कि 2 जीरो आप काटो, ये आपका 50 गुना है यहाँ पे। तो सिंपल सा आपका जो ये ब्याज है ये भी आपका 50 गुना हो जाएगा। 21 गुणे आप यहाँ करो 50, पूरा करो, कितने बार जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 1 के 5 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, कितना हुआ आपका 1050 आपको ये निकल के आ गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कितना ब्याज आपको मिलेगा, 1050 का ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो परसेंटेज आपकी दर दी जा रही है उसको आपको इसी भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है, और जितने वर्ष लिखे जाएंगे उतने आपको यहाँ पे लिखना है। अगर 3 वर्ष होता हम एक बार 10 से 11 एक बार और यहाँ पे लिख लेते। तो ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, दो संख्याओं का योगफल 72 है और उनका अनुपात 5:7 है, छोटी संख्या बताओ क्या आपकी हो जाएगी। देखो यहाँ पे अनुपात क्या है, अनुपात संख्या होगा 5:1। यहाँ पे हम मानते हैं एक संख्या आपकी 5x हो गई, एक संख्या आपकी 7x हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया दो संख्याओं का योगफल 72 है। अब इनका योगफल अगर 72 बराबर है, 7 3 10 तो 12, यानी हम कह सकते हैं 12x बराबर आपके 72 के दिया जा रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, मान से कटेगा 6 के बराबर हो गया। अब पूछा जा रहा है छोटी संख्या, छोटी संख्या 5x है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5 गुणे आप 6 करोगे कितनी हो जाएगी, ये 30 आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर आप यहाँ पे कह सकते हो, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक सवाल ये पूछा गया, यदि 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो वही काम 6 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल इजी सवाल है, और ये क्वेश्चन आपको नागपुर एआरओ में ही आपके पेपर में वहां पूछा गया था। कैसे सॉल्व करोगे ध्यान देखना। पहले दिया है 8 आदमी जो है आपके 12 दिन में कोई काम कर सकते हैं, तो अब ये बताओ 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, हमने कहा x दिन में करेंगे। अब काटिए, इस 6 से ये 6 काटा, 6 दूनी 12 हुआ, 8 गुणे 2 करो 16 दिन। तो x का मान क्या होगा, उसी काम कितने दिन में करेंगे आप बता दोगे 16 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक सवाल दोस्तों ये आपका पूछा गया था कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है, इसे एक 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। कैसे सॉल्व करोगे, हम ये मान देखो यहाँ पे ये मान चलना, ये मान लो कोई हो गया ट्रेन की लंबाई, ये कोई हो गया पुल की लंबाई। अब ये मतलब जब ट्रेन पूरे पुल को पार करेगा तो कुल दूरी यही तो तय करेगा, यही तो कुल दूरी वो तय करेगा। तो यहाँ पे क्या दिएगा, 100 मीटर लंबी ट्रेन, जो आपकी ट्रेन है इसकी लंबाई 100 मीटर है और पुल की लंबाई क्या है आपकी 200 मीटर है। तो ये बता टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी आपकी 300 मीटर होगी यहाँ पे। अब यानी यही तो दूरी तय करेगा, यहाँ पे यही चीज पूछी जा रही है कि 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है, इसे एक 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या हो गई दोस्तों आपकी 300 हो गई, चाल क्या दी गई आपको, चाल दी गई 20 मीटर पर सेकेंड, 20 से भाग करिए, 0 0 कट गया, 2 से काटा, यहाँ पे कितना आ गया 15 सेकेंड। क्या बता दोगे यहाँ पे 15 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सीधा सीधा आपको राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। अगला सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है हमसे, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे दोस्तों ये आपके वो सवाल है जो फिलहाल अपने आर्मी जीडी एग्जाम लग रहे हैं, वहां पे जो चीजें पूछी जा रही है एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में ही पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्या पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे तक चलता है, फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक चलता है, उसकी औसत गति बताओ। तो औसत गति दोस्तों क्या होता है, औसत गति होगा आपका कुल दूरी बटे कुल समय। क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहले तो ये बताओ दूरी उसने कितनी तय की, वहां पे दिया गया 10 की स्पीड से वो 3 घंटे चलता, अगर 1 घंटे में 10 गया 3 घंटे में कितनी जाएगा, 10 गुणे 3 यानी 30 किलोमीटर जाएगा। फिर प्लस करोगे, फिर 8 की स्पीड से 2 घंटे, 8 दिन 16, यहाँ कितनी दूरी तय की 16, ये दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा 30 40, ये हो गया आपका 46 किलोमीटर उसने दूरी यहाँ पे तय की। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया है, अब पूछा जा रहा है हमें ये बताओ उसका औसत चाल क्या हो जाएगा। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी क्या निकाली हमने, निकाली 46, समय कितना है यहाँ पे, वो समय यहाँ पे कितना है, यहाँ चल रहा वो 3 घंटे
और यहां पे चल रहा है 2 घंटे, समय कितना हो गया 3 2 5 घंटे, कितना करो 5 घंटे, यानी कि यार 10 या 30 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 8 है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे का 2 घंटे, 8 दून 16 हमने कर दिया, 16 हो गया आपका 46 या 30 से 46 46 किलोमीटर। तो कुल दूरी बटे कुल समय कि ये किलोमीटर में है, ये घंटे में दिया गया, ठीक है 46 बटे क्या करो दोस्तों, यहाँ पे समय कितना हो जाएगा 3 घंटे, ये 2 घंटे, 3 2 5 घंटे आपको यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये बताओ 5 घंटे में क्या पूछा जा रहा है, उसकी औसत गति क्या हो जाएगी, इसे आपको सीधा सीधा भाग कर लेना, क्या जाएगा 5 9 45, क्या गया 5 9 45 पॉइंट 5 दूना 10, ये किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9.2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे जो आपका दिया गया है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 9.2 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। एक सवाल ये दिया गया, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका 2000 रुपए है और उसे 10% की छूट की दी जाती है, तो ग्राहक को कितने का भुगतान वहां पे करना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका किसी चीज का 2000 मूल्य आपका हो गया, 10% की छूट दे दी, कितने की बेचोगे आप, बेचोगे 90/100 की ही तो बेचोगे, वहां पे 2020 सीधे सीधे आप काटो, यहां इसको गुणा करो, 9 दूनी 1800, कितने की बेच दोगे आप, 9 दूनी 1800 की बेचोगे, यहाँ पे 9 गुणे 2 9 दूनी 18, हाँ कितने बेच दोगे 1800 की आप बेच दोगे। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सीधा सीधा हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ग्राहक को कितने का भुगतान करना होगा, ग्राहक को आपको 1800 का भुगतान वहां पे करना होगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। एक सवाल में ये सीधा सीधा पूछा गया, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और जोड़ दिए जाए तो काम कितने दिन में आपका पूरा हो जाएगा, पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे आपको, कैसे सॉल्व करोगे ध्यान देखना। 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 10 आदमी हैं किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। फिर आगे क्या बोला गया, यदि 5 आदमी और जोड़ दिए, पहले 10 आदमी थी, अब कितने आदमी हो जाएंगे, आप कहोगे 15 आदमी और हो गए, तो ये 15 आदमी उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे, हमने कहा x दिन वहां पे ले लेंगे। अब इसे सॉल्व करिए, देखो 5 से काटा, 5 चौको 20 हुआ, 5 से काटा 5 त्रिक 15 हो गया, अब काटो कितने बच जाएगा, ये हो गया आपका 40 हो गया, इधर क्या हो गया आपका 3x यहाँ पे हो गया। अब x से आप यहां जैसे ही भाग करोगे कितनी बार जाएगा, पहले क्या है 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में, हमने किया 10 गुणे 20 कर दिया, 5 आदमी और जोड़ दिए, 10 से 5 जोड़ा 15 आदमी हो गए, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यहां पे हमने किया x दिन में काम पूरा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 10 यहां पे आपने क्या किया सॉल्व, 5 से काटा, 5 से 15 हुआ, 5 चौको 20 हुआ, 4 गुणे 40 हो गया, 3x हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर ये आपका हो गया 40/3 हो गया, भाग करो कितनी बार, 4 1 के 4 जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 10 हुआ, अब क्या बार जाएगा, वो 3 1 के 3 हुआ, 1 10 हुआ, फिर कितनी बार जाएगा 3 त्रिक का 9 जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, फिर यहाँ 10 बजेगा 3 3 3 200, ऐसे आपका चलता जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, तो ये आपका एरर क्वेश्चन, लेकिन इसका जो राइट आंसर आना चाहिए, अगर लगभग में भी आपका दिया जाता तब भी आपका ये 13 ही आपका वहां पे आता है, तो यहाँ पे 13 ही आता है, क्योंकि जैसे 40/3 होगा, 3 1 के 3 हमारा हो गया, एक हासिल हुआ, 10 हुआ, 3 त्रिक का 3 गया, फिर आपका 3 3 चलता रहेगा, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 3.33 आपका यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन जब आपका नागपुर एआरओ में आया था तो हो सकता है वहां पे एरर दिया हो, क्योंकि सेम टू सेम ये क्वेश्चन ही आपका पेपर में पूछा गया था। तो आप लोगों ने दोस्तों देखा भी होगा, कई सारे हमारे एग्जाम होते हैं जहां पे क्वेश्चन आपके एरर होते हैं, तो जो क्वेश्चन वहां पे ये गलत जैसे होते हैं ना, उनका जो नंबर होता है ये हर बच्चे को वहां पे उसी हिसाब से सारे बच्चों को नंबर इसका वहां पे दे दिया जाता है, वो नंबर सारे बच्चों में आपका डिवाइड वहां पे आपका हो जाता है। अब यहां दोस्तों आपके रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, रीजनिंग दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बिल्कुल वहां पे नॉर्मल होते हैं। अगर आप नॉर्मल मतलब ये मान चलना है कि वो जो 5 क्वेश्चन होते हैं आपके ये बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन होते हैं, तो इन क्वेश्चन कभी भी आपको गलत वहां पे नहीं करना है। जैसे इसमें क्या दिया गया, देखो रिवर क्या दिया गया, रिवर को आपका ये लिखा जाता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सब में एक डिजिट आपकी प्लस हो रही है, देखो आर के आगे क्या है, आर के आगे एस आता है, आई के आगे जी आता है, वैसे आर के आगे एस आता है, तो वैसे जो आपका ये वाटर दिया गया, वाटर
WATER। अब सब में तो एक एक आगे कर दो, यहाँ पे W के बाद क्या आ गया, W के बाद आपका X आएगा, W के बाद X आ गया, A के बाद क्या हो गया आपका B आ गया, और यहाँ पे T दिया गया, T के बाद आपका U आएगा, E के बाद आपका F आएगा, R के बाद क्या S आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे यहाँ पे, XBUFS X। तो ऑप्शन नंबर दो यहाँ पे ये देख रहे हो, रीजनिंग की ये मान 5 क्वेश्चन बिल्कुल आपके नॉर्मल आएंगे, और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां गलत भी वहां पे नहीं करने हैं। जैसे एक अगला सवाल देखो, यहां पे दिया गया 8 का अर्थ है 64, 6 का अर्थ है 36, 9 का अर्थ बताओ क्या होगा। यहां पे 8 का वर्ग करो कितना हो गया, 8 का वर्ग क्या 64 आ गया हमारा, और 6 का वर्ग क्या कितना 36 हो गया। तो वैसे आप 9 का वर्ग करो कितना आ जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा 81 बता दोगे यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन रीडिंग के आएंगे, तो 5 क्वेश्चन आपके फ्री के रहते, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत वहां पे आपको नहीं करने हैं। एक सवाल ध्यान से ये देखना क्या दिया गया, A बराबर 1 है, B बराबर 2 है, C बराबर 3 है, Z बराबर 26 है। तो जंप को बताओ योगफल कितना होगा, यानी इनकी पेस वैल्यू वहां पे रखी गई। जैसे A होता पहले नंबर पे आता है उसे 1 कर दिएगा, B आपका सेकंड नंबर पे आता है उसे 2 कर दिएगा। सेम ये बताओ जंप लिया जा रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, JUMP। अब ये बताओ J किस नंबर पे आपका आएगा, ये आपका 10 नंबर पे आता है, U आपका किस नंबर पे आएगा 21, M आएगा 13, P आएगा 16। बस इन सभी को आपको जोड़ देना, जैसे इन सभी को जोड़ो कितना आएगा, ये आपका 64 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 6 3 9 1 10। इन सभी को जोड़ो कितना आएगा, यानी U 21 हो गया, M 13 हो गया, P 16 हो गया, 6 3 9 9 1 10। यहाँ पे 0 हुआ, हासिल हुआ 1, और यहाँ पे 1 1 2 हुआ, 2 1 3 हुआ, 3 2 5 हुआ, 5 1 6, कितना आ गया 60 आपका हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, J आपका 10 में आता है, U 21 में आता है, M 13 में आता है, P 16 में आता है। जोड़ो कितना 6 3 9 9 1 10 का 0, हासिल आए 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 1 60। इसका भी आंसर दोस्तों आपका 60 ही आएगा। इसका राइट आंसर क्या करना है, कोई ऑप्शन चेंज कर लेना, जब आप इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप मान लेना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है आपके एग्जाम में वहां मिस प्रिंट हो गया हो ये क्वेश्चन, या फिर अगर जब भी ये पेपर में आएगा यहाँ पे 60 आपका लिखा हुआ आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 60 हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। एक सवाल उसे ये पूछा जा रहा है, एक महिला दक्षिण की ओर चल रही थी, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर गई। अब वह किस दिशा में है, वह अब किस दिशा में, ये चीज पूछा जा रहा है। देखो अब मान लो कोई महिला है जो इधर चलना शुरू करती है, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, किधर चल रही दक्षिण की ओर। अब फिर वह बाईं ओर मुड़कर, अब यहां से अगर बाईं ओर मुड़ के किधर चल रही है, ये 10 मीटर, यहां हो गया 10 मीटर। फिर बोला गया फिर वो बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, फिर वो बाईं ओर मुड़ी, फिर 10 मीटर यहाँ पे गई। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ऊपर कौन दिशा थी, अभी मैंने बताया ऊपर कौन दिशा थी आपकी उत्तर दिशा थी, वो किस दिशा में जा रही, आप सीधा सीधा कहोगे उत्तर दिशा में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब एक दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, यानी 1 + 4 बराबर 5 है, 2 + 5 बराबर 12, 3 + 6 बराबर 21 है, 4 + 7 बराबर, यहां बताओ क्या हो जाएगा। तो यहां पे क्या किया गया, पहले क्या किया, जैसे आप बताओ जैसे 2 + 5 से 12 कैसे आ सकता है, पहले हाँ देखो यहां पे क्या किया, इन दोनों गुणा किया गया, तो 4 1 के 4 किया, 4 में 1 जोड़ दिया, कितना आपका 5 हो गया। यहां पे क्या किया गया, पहले इन दोनों गुणा करो, 5 × 2 5 2 10, फिर 10 में 2 जोड़ा 12 हो गया। यहां पे क्या किया 36 18 किया, 18 में 3 जोड़ दिया, आपका 21 हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 7 का 28 हो जाएगा, गुणा किया 28 हो गया, और ये +4 आप यहाँ पे जोड़ोगे तो 28 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सीधा सीधा आप इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कह दोगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो नागपुर एआरओ में और जो कोई कई सारे आपके जेडआरओ थे जहां पे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए थे, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, प्रैक्टिस किए। तो जो चीज दोस्तों यहाँ बताई गई सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके अपने पेपर देने जाना, और यकीन मान चलना मैं वही चीजें आपको करा रहा हूँ, वही पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना, इनका रिविजन करके प्रैक्टिस करके पेपर देने जाना। आपका जब भी पेपर लगेगा आपके एग्जाम में यहाँ जरूर क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।